अतुल शाही। आज एक नए टॉपिक के साथ मैं उपस्थित हूँ। टॉपिक है पाठ योजना यानी कि लेसन प्लान कैसे बनाएं। लेसन प्लान बनाने का सबसे आसान तरीका होता है लेसन प्लान के फॉर्मेट को फॉलो किया जाए। ये लेसन प्लान का फॉर्मेट है और एक टॉपिक हमने भूगोल विषय से लिया है और इस पे हम लेसन प्लान बनाने की विधि, बनाने के तरीके बताने की कोशिश करूँगा। इस पाठ योजना में सबसे पहले हम पाठ योजना संख्या लिखते हैं। कुल आपको 30 पाठ योजना पढ़ानी है एक विषय की, तो इसमें पाठ योजना 1, 2, 3, 4 जो भी आपको पढ़ाना है वो लिखना है। उसके बाद विद्यालय का नाम लिखना होता है। विद्यालय मतलब इंटर कॉलेज, जहाँ पे आप टीचिंग करने जाते हैं यानी कि इंटर्नशिप करने जाते हैं, उस विद्यालय का नाम लिखा जाता है यहाँ पे। उसके बाद जो विद्यार्थी टीचिंग कर रहा है उसका नाम लिखा जाता है, यानी छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका, यहाँ पे अपना नाम लिखते हैं। उसके नीचे एक लाइन छोड़ के दिनांक, जिस डेट को आप ये लेसन प्लान पढ़ा रहे हैं वो दिनांक लिखा जाता है। जिस क्लास में पढ़ा रहे हैं वो क्लास लिखा जाता है। जो विषय पढ़ा रहे हैं वो विषय लिखा जाएगा। जिस पीरियड में आप पढ़ा रहे हैं, जिस कालांश में आप पढ़ा रहे हैं वो कालांश लिखा जाएगा। और ये टोटल 40 मिनट की अवधि की का लेसन प्लान होता है, तो 40 मिनट यहाँ पे आपको लिखना है। इसके बाद आपको टॉपिक लिखने हैं। तो टॉपिक आज का है भूगोल विषय का ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन उद्योग, ये हमने टॉपिक लिया है। टॉपिक लिखने के बाद हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं, यानी कि जनरल एम। आप सभी को पता है कि ये जो सामान्य उद्देश्य होते हैं वो विषयगत होते हैं। अब हमारा ये भूगोल विषय है, तो ये भूगोल विषय के सामान्य उद्देश्य पहले से निर्धारित है। ये 7 सामान्य उद्देश्य है, यहाँ पे लिखा हुआ है। किसी किसी विषय में 6 होंगे, किसी में 8 होंगे। तो सामान्य उद्देश्य विषय के अनुसार ही डिसाइड होते हैं, तो ये आपको किताबों में मिल जाएंगे। तो जैसे भूगोल विषय का सामान्य उद्देश्य है छात्रों को प्राकृतिक वातावरण एवं मानव जीवन के पारस्परिक संबंधों के विषय में ज्ञान कराना। दूसरा सामान्य उद्देश्य छात्रों को चित्र, मॉडल, ग्राफ, रेखाचित्र, मानचित्र आदि बनाने के लिए प्रोत्साहित करके उनकी रचनात्मक प्रवृत्ति को विकसित करना। तीसरा जो सामान्य उद्देश्य है भूगोल विषय का वो है छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। चौथा जो सामान्य विषय है वो है छात्रों में देश प्रेम की भावना के साथ साथ विश्व बंधुत्व की भावना विकसित करना। पांचवा सामान्य उद्देश्य है भौगोलिक वस्तुओं के संकलन एवं भ्रमण के प्रति छात्रों की रुचि उत्पन्न करना। छठा सामान्य उद्देश्य है छात्रों में प्रकृति के प्रति प्रेम उत्पन्न करना। और सातवां सामान्य उद्देश्य है छात्रों में भूगोल के प्रति रुचि उत्पन्न करना। ये जो 7 सामान्य उद्देश्य हैं वो भूगोल विषय के होंगे। यदि आपका भूगोल के अतिरिक्त इतिहास विषय है तो इतिहास में ये सामान्य उद्देश्य नहीं लिखेंगे। इतिहास में जो सामान्य उद्देश्य हैं वो इससे भिन्न होंगे। तो सामान्य उद्देश्य ये किताबों में मिल जाएगा, आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, अपने मन से लिखने की जरूरत नहीं है। ये सामान्य उद्देश्य किताबों से आपको देख के लिखना है। इसके बाद जो आपको खुद से लिखना है, डिसाइड करना है, वो होता है अनुदेशनात्मक उद्देश्य। इसे पहले विशिष्ट उद्देश्य भी कहा जाता था, लेकिन अब इसे विद्वानों ने अनुदेशनात्मक नाम दिया है। इसको स्पेसिफिक एम कहते हैं। और इसमें जो है आपको मालूम है कि अनुदेशनात्मक उद्देश्य को 3 भागों में बांटा गया है। पहला ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य, जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। दूसरा है भावात्मक पक्ष के उद्देश्य, जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अफेक्टिव डोमेन। और तीसरा होता है मनोक्रियात्मक पक्ष के उद्देश्य, जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ साइकोमोटर डोमेन। कहने का तात्पर्य यह है कि आप अनुदेशनात्मक उद्देश्य या इसको हम कह लें कि विशिष्ट उद्देश्य इसलिए लिखते हैं ताकि हमको ये पता चले कि ये जो टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं, इस टॉपिक के पढ़ाने के बाद छात्रों में कौन कौन सा परिवर्तन होगा, छात्रों में कौन से चेंजेस आएंगे। तो उसको हम 3 भागों में देखने की कोशिश करते हैं। पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य होंगे उसके, यानी कि ज्ञानात्मक ज्ञान के क्षेत्र में उसमें परिवर्तन होगा। दूसरा बोध के क्षेत्र में परिवर्तन होगा। और तीसरा जो परिवर्तन होगा उसको वह क्रिया रूप में परिणत कर सकेगा, कार्य रूप में करके दिखा सकेगा, तो ये परिवर्तन होगा। तो इसको हम जो ये अनुदेशनात्मक उद्देश्य होता है ये आपके टॉपिक पर निर्भर करता है। ये जो सामान्य उद्देश्य हैं वो आपके विषय पर निर्भर करते हैं, लेकिन जो ये विशिष्ट उद्देश्य या अनुदेशनात्मक उद्देश्य होता है वो आपके प्रकरण पे निर्भर करता है।
तो यानी कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप 30 लेसन प्लान बना रहे हैं भूगोल के, तो 30 लेसन प्लान में सामान्य उद्देश्य तो सब में एक होंगे, लेकिन अलग अलग लेसन प्लान में जो ही टॉपिक चेंज होगा आपके अनुदेशनात्मक उद्देश्य चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो अनुदेशनात्मक उद्देश्य है वो विषय के अकॉर्डिंग नहीं है, ये टॉपिक के अकॉर्डिंग लिखा गया है। तो यहाँ पे टॉपिक के अकॉर्डिंग हमने सामान्य उद्देश्य क्या लिखा है ये आप देख लें। हमने लिखा है शिक्षणोपरांत, यानी कि शिक्षण के उपरांत जब हम 40 मिनट का क्लास ले लेंगे उसके बाद से बालक में क्या परिवर्तन होगा। तो हमने लिखा है शिक्षणोपरांत नंबर 1, छात्र ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन उद्योग के विषय में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, यानी कि जान सकेंगे, या पहले से जानकारी है तो उसको रिकॉल कर सकेंगे, भूल गए हैं बच्चे तो उसको पढ़ाने के बाद या पढ़ने के बाद से वो प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। एक सामान्य उद्देश्य हम ये लिख लेंगे, यानी सॉरी अनुदेशनात्मक उद्देश्य इस तरह लिखेंगे। दूसरा है कि छात्र विकास की दशाओं को बता सकेंगे या समझ सकेंगे। अगर हम समझ सकेंगे तो और क्लियर होगा, यानी कि भावात्मक हो गया, बोध हो गया उनको। तो जब समझ, कोई व्यक्ति किसी भी चीज को तभी बता सकता है जब वो समझ लेता है या याद कर लेता है। तो दूसरा उद्देश्य हो गया, यानी कि बोधात्मक उद्देश्य या भावात्मक उद्देश्य में कि छात्र विकास की दशाओं को समझ सकेंगे या बता सकेंगे। और तीसरा है कि ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन के क्षेत्र को रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित कर सके, यानी कि एक क्रिया रूप में, यानी मनोक्रियात्मक पक्ष का ये उद्देश्य पूर्ण होगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी हम अनुदेशनात्मक उद्देश्य लिखेंगे हम टॉपिक पे ध्यान देंगे और टॉपिक के अकॉर्डिंग ये लिखेंगे कि छात्र पढ़ने के बाद से ये ज्ञान प्राप्त कर सकेगा, यह बोध कर सकेगा और यह क्रिया रूप में परिणत कर सकेगा। इसके बाद हम लिखते हैं सहायक सामग्री। सामान्यतः जो प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट होते हैं जैसे भूगोल है, विज्ञान है, आपके गृह विज्ञान है, तो इस तरह के, या फिर इतिहास के भी जो है जिसमें मानचित्र की आवश्यकता पड़ती है, तो जब इस तरह के टॉपिक हम पढ़ाते हैं तो सहायक सामग्री को जरूर इसमें इंक्लूड करना चाहिए, ताकि छात्र सहायक सामग्री द्वारा विषय वस्तु का बोध आसानी से कर सके, विषय वस्तु को आसानी से समझ सके। तो आज हमको पढ़ाना है ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन उद्योग, तो उसके अनुरूप हमने सहायक सामग्री लिया कि ऑस्ट्रेलिया का मानचित्र, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन का वितरण मानचित्र, और या चक्रानुकृति या चक्रानुकृति। तो ये सहायक सामग्री हम उपयोग करेंगे इसमें ऑस्ट्रेलिया के भेड़ पालन उद्योग में। अब इसके बाद हमको लिखना है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान का मतलब है कि जो हम टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन उद्योग, उसके बारे में छात्र कितना जानता है, और उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन हम पाठ प्रस्तावना क्वेश्चन में करते हैं। तो हमने पूर्व ज्ञान निर्धारित किया कि छात्र ऑस्ट्रेलिया की कृषि एवं उद्योग के विषय में पढ़ चुके हैं, यानी कि थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, बहुत डीप स्टडी उन्होंने नहीं किया है। अब इसके बाद बनाते हैं हम प्रस्तावना के प्रश्न, और प्रस्तावना के प्रश्न मैक्सिमम 5 होने चाहिए और मिनिमम 3 होने चाहिए। 3 से 5 के बीच में आपके प्रस्तावना के प्रश्न होने चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रस्तावना के प्रश्न की एक विशेषता यह है कि जब प्रश्न करते हैं तो आंसर आता है, आंसर से ही अगला प्रश्न बनाने की कोशिश करते हैं, यानी कि तारतम्यता बनी होनी चाहिए, यानी जिग जैग, यानी कि ये प्रश्न हुआ, प्रश्न के बाद जो आंसर आया, आंसर को उठा के हमने प्रश्न किया, फिर आंसर आया, फिर आंसर को उठा के प्रश्न किया। तो इस तरह से हमारे मिनिमम 3 या मैक्सिमम 5 क्वेश्चन पाठ प्रस्तावना प्रश्न में होने चाहिए। अब हमने बना दिया है प्रस्तावना में, जैसे छात्राध्यापिका या कोई छात्राध्यापिका पढ़ा रही है या छात्र, तो यहाँ पे लिखेंगे छात्राध्यापिका या छात्र क्रिया, और यहाँ पे लिखेंगे छात्र क्रिया। पहला प्रश्न बना कि ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं। चूंकि छात्र, आप यहाँ पे देखें हमने लिखा है पूर्व ज्ञान कि उद्योग के विषय में पढ़ चुके हैं, इस नाते उद्योग से संबंधित प्रश्न के उत्तर छात्र दे सकता है। तो पहला प्रश्न हुआ कि ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख उद्योग कौन कौन से, छात्र ने आंसर दिया कृषि, पशुपालन। दूसरा प्रश्न हम यहीं से उठा के करेंगे कि पशुपालन के अंतर्गत कौन कौन से पशु मुख्य रूप से पाले जाते हैं, तो बच्चा आंसर देगा गाय, भेड़, बकरी इत्यादि। अब यहीं से प्रश्न उठाएंगे कि यहाँ भेड़ किस रूप में पाली जाती है, तो फिर छात्र चूंकि उद्योग के बारे में पढ़ चुका है इस नाते आंसर देगा कि उद्योग के रूप में। अब हम प्रश्न उठाएंगे कि ऑस्ट्रेलिया का भेड़ पालन उद्योग क्यों प्रसिद्ध है। अब चूंकि छात्र ये पढ़ा नहीं है, छात्र को इसकी जानकारी नहीं है, तो यहाँ पे वो मौन हो जाएगा, और मौन के बाद से फिर उसी प्रश्न को लेके हम क्या करेंगे, उद्देश्य कथन करेंगे। और उद्देश्य कथन में हम करेंगे कि आज हम लोग ऑस्ट्रेलिया के भेड़ पालन उद्योग का विस्तृत वर्णन करेंगे या विस्तृत अध्ययन करेंगे। यहाँ पे हमने क्या पूछा है, भेड़ पालन उद्योग, और यहाँ पे हम उद्देश्य कथन में क्या कहेंगे, भेड़ पालन उद्योग, यानी कि ये जो लास्ट वाला प्रश्न है उसी को लेके हमारा उद्देश्य कथन होना चाहिए।
तो हमारा जो उद्देश्य कथन होगा कि आज हम लोग ऑस्ट्रेलिया के भेड़ पालन उद्योग का विस्तृत अध्ययन करेंगे। हम ये नहीं लिखेंगे कि आज हम आपको ऑस्ट्रेलिया के भेड़ पालन उद्योग के बारे में पढ़ाएंगे। क्योंकि एजुकेशन इज द बाइपोलर प्रोसेस, शिक्षा एक दो ध्रुवी प्रक्रिया है, इसलिए दोनों ध्रुव सक्रिय होते हैं, छात्र भी सक्रिय होता है क्लास में और शिक्षक भी सक्रिय होता है। इस नाते यहाँ पे लिखेंगे आज हम लोग ऑस्ट्रेलिया के भेड़ पालन उद्योग का विस्तृत अध्ययन करेंगे। इतना करने के बाद से फिर हम जो है प्रस्तुतिकरण करते हैं, और प्रस्तुतिकरण में परंपरा तो यही है कि 4 कॉलम बनाया जाए। पहला शिक्षण बिंदु का, दूसरा छात्राध्यापिका कथन या छात्र अध्यापक कथन, और तीसरा छात्र कथन, और एक होता है संपट कार्य का। तो ये 4 जो है आपके खंड बनेंगे। एक में शिक्षण बिंदु लिखा जाएगा, जो दूसरे में छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका जो प्रश्न करेंगे वो लिखा जाएगा, तीसरे खंड में आप जो छात्र आंसर देगा या छात्रा आंसर देगी वो लिखा जाएगा, और चौथे में आवश्यकता पड़ने पर संपट कार्य करेंगे। एक तो मेथड ये है, और दूसरा ये है कि अगर आप यहाँ पे संपट कार्य नहीं लिखते हैं तो फिर इस प्रस्तुतिकरण की समाप्ति के बाद से आप संपट सारांश लिखेंगे। दोनों ही तरीका सही है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तुतिकरण में हम लिखेंगे शिक्षण बिंदु, और शिक्षण बिंदु में हम इस टॉपिक से संबंधित यानी कि भेड़ पालन उद्योग से संबंधित शिक्षण बिंदु को हम लेंगे। जैसे भेड़ पालन उद्योग में भेड़ पालन का महत्व, एक शिक्षण बिंदु हमने ये डिसाइड किया, भेड़ पालन का महत्व। पहला जो प्रश्न होता है हमारा वो इस तरह का होना चाहिए, सामान्य प्रश्न होना चाहिए जिसका आंसर छात्र दे दे, और दूसरा प्रश्न ये होना चाहिए जिसको हम पढ़ाने जा रहे हैं उससे संबंधित। जैसे ऑस्ट्रेलिया के पशुपालन उद्योग के मुख्य रूप से किस पशु को पाला जाता है, तो ये चूंकि बच्चे पढ़ चुके हैं यहाँ पे बच्चे ने बताया है गाय भेड़ बकरी, तो आंसर दे सकता है। तो यहाँ पे हम प्रश्न वही करेंगे जिसका आंसर आसानी से मिल जाए। तो पहला प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया के पशुपालन उद्योग में मुख्य रूप से किस पशु को पाला जाता है, तो छात्र बता दे कि भेड़। दूसरा प्रश्न होगा कि औद्योगिक दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया के भेड़ पालन उद्योग का क्या महत्व है, यही हमारा शिक्षण बिंदु भी है। आपने यहाँ देखा होगा यही शिक्षण बिंदु हमने डाला है। ये शिक्षण बिंदु आप यहाँ भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं, स्पष्टीकरण के सामने आप जहाँ चाहें वहाँ लिख सकते हैं, लेकिन बहुत ऊपर लिखने की आवश्यकता नहीं है, प्रश्न के सामने भी लिख सकते हैं। यानी कि जो शिक्षण बिंदु हम पढ़ाने जा रहे हैं उसी शिक्षण बिंदु से ये प्रश्न होगा। और जब छात्र वहाँ मौन हो जाएगा, चूंकि छात्र ने पढ़ा नहीं है तो छात्र का मौन होना स्वाभाविक है, जब छात्र मौन हो जाएगा तो उसी प्रश्न को जब हम आंसर, उसी प्रश्न का जब हम आंसर देते हैं उसी को हम कहते हैं स्पष्टीकरण। तो स्पष्टीकरण में हम बताएंगे कि औद्योगिक दृष्टि से यह उद्योग ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक महत्व रखता है। यहाँ भेड़ें ऊन और मांस दोनों के लिए पाली जाती हैं। यहाँ पे लगभग 15 करोड़ भेड़ें पाली जाती हैं तथा इसमें 145 करोड़ पाउंड ऊन प्राप्त होती है, जो विश्व के कुल उत्पादन का 30% है। इसीलिए विश्व के ऊन उत्पादक देशों में ऑस्ट्रेलिया का नाम का स्थान सर्वोपरि है। अब ये जो स्पष्टीकरण देंगे तो स्पष्टीकरण देते समय एक बात का हमको ध्यान रखना है कि जितने बड़ा प्रश्न है केवल उसी का आंसर नहीं देना, थोड़ा सा हमको और एक्सप्लेन करना है ताकि इस स्पष्टीकरण से एक प्रश्न हम पूछ सकें। और ये प्रश्न इसलिए पूछा जाता है कि ताकि ये हमको पता चले कि जो हमने बताया है छात्र को वह उस ज्ञान, उसका कितना ज्ञान उसने लिया, अर्जित किया, या कितना उसको बोध हुआ। तो इस नाते थोड़ा सा स्पष्टीकरण हमारा बड़ा होना चाहिए। अब इसके बाद स्पष्ट करने के बाद एक प्रश्न बनेगा। आप हमें दिमाग में रखें कि जब स्पष्टीकरण कर लेंगे तो 2 प्रश्न आपके बनेंगे। एक प्रश्न जो है वो इसका आंसर इस स्पष्टीकरण में मिलेगा, और दूसरा प्रश्न जो है वो आपका नया टॉपिक यानी नए शिक्षण बिंदु से संबंधित होगा, उसका आंसर नहीं मिलेगा और फिर उसको आपको स्पष्टीकरण करना है। जैसे ये स्पष्टीकरण हमने किया। अब इसके बाद से एक प्रश्न हम करेंगे कि संसार में सबसे अधिक भेड़ें कहाँ पाली जाती हैं। क्योंकि हमने ऊपर बताया है कि ऑस्ट्रेलिया में पाली जाती हैं, तो छात्र आंसर देगा कि ऑस्ट्रेलिया में, यानी कि छात्र को ज्ञान हो गया, जो चीज हमने बताई है उसको बोध भी हुआ कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक भेड़ें पाली जाती हैं। अब अगला प्रश्न हम करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के किन क्षेत्रों में विशेष रूप से भेड़ें पाली जाती है। ये हमने ऊपर नहीं बताया है, ना तो छात्र ने पढ़ा है, इस नाते छात्र यहाँ पे मौन होगा, और मौन के बाद से यानी कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के किन क्षेत्रों में विशेष रूप से भेड़ें पाली जाती हैं, और हमारा जो शिक्षण बिंदु का भेड़ पालन क्षेत्र, भेड़ पालन क्षेत्र करेंगे शिक्षण बिंदु होगा, इसी से प्रश्न होगा। और चूंकि छात्र ने नहीं पढ़ा है इस नाते वो मौन होगा, और मौन के बाद से इसी प्रश्न का स्पष्टीकरण करेंगे, यानी कि इसी प्रश्न का हम उत्तर देंगे थोड़ा विस्तार से। अब स्पष्टीकरण देंगे तो उसमें हम बताएंगे कि ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन मुख्यतः पूर्वी पहाड़ी प्रदेश तथा पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में होता है।
समस्त देश की 50% भेड़ें न्यू साउथ वेल्स, 15% क्वींसलैंड और 15% विक्टोरिया तथा शेष दक्षिणी भाग एवं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पाली जाती है। अब इसको हम स्पष्ट करना चाहते हैं, अगर मान लीजिए डायग्राम द्वारा या चक्राकृति द्वारा, तो इसको हम स्पष्ट कर सकते हैं। तो इतना बताने के बाद से हमने आपको बताया था कि 2 प्रश्न करेंगे, एक का आंसर इसमें मिलेगा, एक का आंसर नहीं मिलेगा। अब एक प्रश्न हम कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक भेड़ कहाँ पाली जाती है। अब सबसे अधिक भेड़ का मतलब हुआ कि न्यू साउथ वेल्स में, यहाँ 50% लिखा हुआ है, 50% भेड़ें न्यू साउथ वेल्स में। तो छात्र बता देगा न्यू साउथ वेल्स में, और इसलिए भी बता देगा क्योंकि हम जो है ये डायग्राम द्वारा उसको हम समझा चुके होंगे। एक चार्ट पे अगर हम बना के ले जाते हैं तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि ये न्यू साउथ वेल्स है, और यहाँ पे हमने लिखा भी है न्यू साउथ वेल्स में 50% भेड़ें। तो यहाँ से देख के भी वो बता सकता है कि सबसे ज्यादा भेड़ें यहाँ पे इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो एक प्रश्न का आंसर जो हमने ऊपर स्पष्टीकरण में दिया उसका छात्र ने आंसर दिया। अब दूसरा प्रश्न हम करेंगे कि यहाँ पर किन किन जातियों की भेड़ें पाली जाती हैं। हमने कहीं जाति का उल्लेख नहीं किया है इसके पहले, तो हमारा जो अगला शिक्षण बिंदु होगा वो भेड़ की जातियां हो जाएंगी। अब जब हमने ये प्रश्न किया कि यहाँ पे किन किन जातियों के भेड़ें पाली जाती हैं, तो छात्र स्वाभाविक है वो मौन हो जाएगा, और उसके बाद से फिर हम स्पष्टीकरण करेंगे कि यहाँ पर मेरिनो, लिंकिन तथा लिसेस्टर जाति की भेड़ें पाली जाती हैं। अब आंसर तो हमारा हो गया, लेकिन चूंकि इससे एक नया प्रश्न नहीं बन सकता है इतने कहने से, इस नाते थोड़ा सा हम और इसको विस्तार करेंगे कि मेरिनो भेड़ें ऊन प्राप्ति के लिए पाली जाती हैं, यानी कि जो ऊन हम उपयोग करते हैं उसके लिए पाली जाती हैं। इनका ऊन उत्तम कोटि का होता है। इनकी इनकी ऊन का रेशा बहुत बारीक, मुलायम तथा लंबा होता है। यहाँ दोगली भेड़ें ऊन एवं मांस के लिए पाली जाती हैं। लिंकिन तथा लिसेस्टर जाति की भेड़ें मांस के लिए पाली जाती हैं। अब इतना स्पष्टीकरण करने के बाद, जबकि हमारा प्रश्न छोटा था लेकिन हमने स्पष्टीकरण इसलिए किया ताकि उससे एक नया प्रश्न हम पूछ सकें बच्चों से, तो उसके बाद से हम एक नया प्रश्न पूछेंगे कि सबसे अच्छी ऊन किस जाति की भेड़ से प्राप्त होती है। तो छात्र, आप हमने बताया ही था ऊपर कि मेरिनो ने, तो छात्र स्वाभाविक रूप से मेरिनो बताएगा। लेकिन उसके बाद से जो हम प्रश्न करेंगे कि यहाँ भेड़ पालने के लिए क्या क्या प्रबंध किए जाते हैं, प्रबंध के बारे में हमने नहीं बताया था, भेड़ की प्रजातियों के बारे में बताया था, और तो उसके बारे में छात्र इसका आंसर नहीं देगा तो स्वाभाविक है वो मौन हो जाएगा। और उसके बाद से फिर हम क्या करेंगे, एक नया हेडिंग भेड़ पालन प्रबंध हेडिंग लिखेंगे और फिर उसका स्पष्टीकरण करेंगे। स्पष्टीकरण इस प्रश्न का होगा कि यहाँ भेड़ पालने के लिए क्या क्या प्रबंध किए गए हैं। तो स्पष्टीकरण में कहा जा सकता है कि यहाँ भेड़ पालने के लिए बड़े बड़े फार्म बनाए गए हैं। इन्हें भेड़ पालन केंद्र या शीप स्टेशन कहा जाता है। इनको कई भागों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक भाग को बाड़ा कहा जाता है। प्रत्येक बाड़े में 2 से 3 हजार भेड़ें रखी जाती हैं। भेड़ों तथा फार्म की देखरेख जकरू नामक वेतनभोगी कर्मचारी करते हैं। अब इतना बताने के बाद, यानी कि इस प्रश्न का स्पष्टीकरण देने के बाद हम प्रश्न करेंगे कि भेड़ों को पालने के लिए बनाए गए बड़े बड़े फार्म को क्या कहते हैं। यहाँ बता ही दिया गया था शीप स्टेशन या पालन केंद्र, तो छात्र स्वाभाविक रूप से या तो शीप स्टेशन बताएगा या तो पालन केंद्र बताएगा। और उसके बाद से फिर एक नया जो है प्रश्न करेंगे कि इस उद्योग के विकास हेतु यहाँ कौन कौन सी अनुकूल दशाएं उपलब्ध हैं। तो जाहिर सी बात है कि हम तो बता रहे थे भेड़ पालन प्रबंध के बारे में, और अनुकूल दशाओं के बारे में हमने प्रश्न किया तो छात्र नहीं बता पाएगा, तो वहाँ पे मौन करेंगे। और उसके बाद से हम स्पष्टीकरण में करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन उद्योग के विकास के लिए उपलब्ध अनुकूल दशाएं निम्नलिखित हैं। पहला है शीतोष्ण शुष्क जलवायु, दूसरा चारगाहों की अधिकता, तीसरा व्यवसाय में कम लागत का लगना, चौथा ऊंची नीची भूमि का पाया जाना, और पांचवा सरकार द्वारा पर्याप्त आर्थिक सहायता। ये इतना पढ़ाने के बाद, यानी कि आपने देखा होगा कम से कम हमने 5 इसमें शिक्षण बिंदु को लिया है, तो 5-6 शिक्षण बिंदु पर्याप्त है 40 मिनट के लिए। इतना पढ़ाने के बाद से अब इसको हम क्लोज कर देते हैं। इसके बाद से एक परंपरा थी कि पहले बोध प्रश्न, फिर पुनरावृत्ति के प्रश्न, फिर शामपट सारांश, फिर गृह कार्य, ये लिखा जाता था। लेकिन एक ट्रेंड चेंज हो चुका है। अगर आपने यहाँ पे शामपट कार्य नहीं किया है तो आप यहाँ पे शामपट कार्य लिख सकते हैं।
या इसको सांपट सारांश नाम के सारांश हेडिंग डाल के भी लिख सकते हैं। अब इसमें क्या करना है, जो मुख्य हेडिंग था जिसके बारे में हमने छात्रों को बताया था उसको हम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे नहीं लिखना चाहते हैं तो इसी साइड में आपको 4 कॉलम यानी कि शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया और सांपट कार्य, ये 4 आप ब्लॉक बना के इस सांपट कार्य को यहाँ पे भी लिख सकते हैं। इसके बाद पहले बोध प्रश्न किया जाता था, लेकिन अब बोध प्रश्न का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, क्योंकि बोध प्रश्न हम साथ साथ कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखें आप, हमने पढ़ा दिया, फिर इसके बाद ये प्रश्न किया। तो ये प्रश्न क्या बताता है, ये प्रश्न यही बताता है कि छात्र को बोध हुआ कि नहीं हुआ, इसके बारे में हम ये प्रश्न पूछ रहे हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ पे हमने स्पष्टीकरण किया, फिर उसके बाद से उससे संबंधित प्रश्न किया। तो इस तरह से बोध प्रश्न तो हम बीच में कर रहे हैं, साथ बोध प्रश्न की अब आवश्यकता नहीं है। अब हम सीधे मूल्यांकन के प्रश्न पूछेंगे, जिसको हम पुनरावृत्ति के प्रश्न भी कहते थे पहले। अब हम मूल्यांकन का प्रश्न केवल पूछेंगे ही, उसको यहाँ पे उसका आंसर हम नहीं लिखते हैं। तो इसके बाद अगर सांपटकार आप यहाँ नहीं लिख रहे हैं, सांपटकार यहाँ साइड में लिख रहे हैं, तो यहाँ खत्म होने के बाद से, लेसन प्लान खत्म होने के बाद से सीधा आ जाएगा मूल्यांकन के प्रश्न। और मूल्यांकन के प्रश्न में आप लिख देंगे विश्व में अधिक भेड़ें कहाँ पाली जाती हैं। 3-4 प्रश्न मूल्यांकन में काफी हैं। उसके बाद दूसरा, सबसे अच्छा ऊन किस भेड़ का होता है, भेड़ पालन का मुख्य उद्देश्य क्या है, ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन के विकास की प्रमुख अनुकूल दशाएं कौन कौन सी हैं, या जो भी आपको समझ में आए कि इससे ये प्रश्न बन सकते हैं, वो मूल्यांकन के प्रश्न। लेकिन ध्यान ये रहे कि जितना हेडिंग आपने पढ़ाया है, जितना टॉपिक पढ़ाया है, बस उसी से संबंधित यहाँ पे मूल्यांकन के प्रश्न होने चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि जो चैप्टर बहुत बड़े होते हैं, उस बड़े चैप्टर को हम 2 अनुमिति में बांट लेते हैं, 2 पार्ट में बांट लेते हैं। एक पार्ट में आज पढ़ाया और दूसरे पार्ट को हम अगले दिन पढ़ाते हैं। तो जब पार्ट में बांट लेते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि पूरे चैप्टर से हम मूल्यांकन के प्रश्न पूछें। जितना हमने पढ़ाया है मूल्यांकन के प्रश्न उतना ही पूछना। इसके बाद ग्रे कार्ड हम देते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के मानचित्र में भेड़ पालन के क्षेत्र को प्रदर्शित करें, यानी कि पूरे ऑस्ट्रेलिया में हर जगह भेड़ नहीं पालन होता है, लेकिन चूंकि आपने बताया है कि कहाँ कहाँ भेड़ पालन होता है, तो छात्र भी ऑस्ट्रेलिया का मानचित्र लेंगे और उसमें जिस क्षेत्र में भेड़ पालन का कार्य किया जाता है उस क्षेत्र को प्रदर्शित करेंगे। तो ये आप ग्रे कार्ड दे सकते हैं और इसके बाद से फिर ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाता है। तो निष्कर्षता हम ये कह सकते हैं कि इस 40 मिनट के लेसन प्लान में 2-3 चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले सामान्य उद्देश्य विषयगत होते हैं, आपको कहीं से याद करने की जरूरत नहीं है, किताबों में सामान्य उद्देश्य मिल जाएंगे। दूसरा होता है अनुदेशनात्मक उद्देश्य, जिसको हम विशिष्ट उद्देश्य भी कहते हैं। विशिष्ट उद्देश्य प्रकरण पर आधारित होता है, यानी कि प्रकरण आपका चेंज हो गया तो विशिष्ट उद्देश्य भी चेंज हो जाएंगे। लेकिन सामान्य उद्देश्य विषयगत होते हैं, इस नाते अगर आप 30 लेसन प्लान बना रहे हैं, 25 लेसन प्लान बना रहे हैं, तो 25 लेसन प्लान में सामान्य उद्देश्य सेम होंगे। लेकिन जैसे जैसे आपके टॉपिक चेंज होते जाएंगे, आपके विशिष्ट उद्देश्य बदलते जाएंगे। तो विशिष्ट उद्देश्य यानी कि अनुदेशनात्मक उद्देश्य टॉपिक के आधार पर होते हैं। इस नाते इसको आपको स्वयं लिखना होता है कि आप छात्रों में कौन कौन से परिवर्तन की अपेक्षा रखते हैं, कब, शिक्षणोपरांत, शिक्षण के उपरांत। तो 2 चीजें ध्यान रखनी है, सामान्य उद्देश्य विषय के अनुसार होते हैं, से सारे विषय के सामान्य उद्देश्य अलग अलग होते हैं। इस नाते सामान्य उद्देश्य आपको लिखना, विषय अनुदेशनात्मक उद्देश्य प्रकरण के आधार पर होते हैं। इस नाते अनुदेशनात्मक उद्देश्य आपको कैसे सोच के लिखना है, पहले ज्ञानात्मक उद्देश्य होगा, फिर बोधात्मक उद्देश्य होगा, फिर क्रियात्मक उद्देश्य होगा। तो ये 3 होंगे। और उसके बाद से कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारा जो लेसन प्लान हो वो 4 इस तरह के फॉर्मेट में हो, 4 खंड में हो। सबसे पहले आपका शिक्षण बिंदु हो, फिर उसके बाद से छात्राध्यापक क्रिया या अध्यापिका क्रिया, उसके बाद से छात्र क्रिया, और उसके बाद से फिर सांपट कार्य इसी आप फॉर्मेट में लिख दें। तो लास्ट में सांपट कार्य की आवश्यकता नहीं होगी। तो 2-3 चीज हो गई। चौथी चीज ये महत्वपूर्ण है कि आप जब भी स्पष्टीकरण करें, इसका ध्यान रखें कि जो आप स्पष्टीकरण किस प्रश्न का कर रहे हैं, जो आपने पूछा है जिस पर छात्र मौन हो गया, लेकिन स्पष्टीकरण करते समय केवल उसी प्रश्न का आंसर न दें, थोड़ा सा और उसको एक्सप्लेन करें और उसको विस्तार दें, ताकि अगला जब हम प्रश्न पूछें तो छात्र आसानी से उसका उत्तर दे सके। हमको अगला जो प्रश्न पूछना है, जिस प्रश्न पे छात्र मौन है वही नहीं पूछना है, हमको अगला जो उत्तर पूछना है, अगला जो प्रश्न पूछना है उसको परिवर्तन करके पूछना है, चेंज करके पूछना है। तो इसलिए थोड़ा सा स्पष्टीकरण बड़ा होना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि एक हेडिंग में आपके 2 प्रश्न बनेंगे। एक आपने हेडिंग लिया यानी शिक्षण बिंदु लिया, 2 प्रश्न बनाए, एक प्रश्न का आंसर ऊपर के स्पष्टीकरण से संबंधित होगा
और दूसरे प्रश्न का आंसर मौन हो जाएगा तो उसके बाद से आपको स्पष्टीकरण करना है। फिर उसके बाद से जब अगला हेडिंग लेंगे तो 2 प्रश्न बनाएंगे, 2 प्रश्न में एक प्रश्न का आंसर आपके स्पष्टीकरण से मिलेगा और दूसरे प्रश्न का आंसर नहीं मिलेगा जिसको आपको स्पष्टीकरण करना है। तो मुझे लगता है कि ये से आपको समझ में आ गई हूँ कि लेसन प्लान कैसे बनाना है। अगर कोई आपको समस्या हो तो आप कमेंट्स में अवश्य लिखें। नेक्स्ट वीडियो किसी और टॉपिक पे लेके उपस्थित होंगे। धन्यवाद।